नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हो गया है। समापन के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि टीम भावना के साथ समाज और देश हित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के कारण ही आज वे इंसेफ्लाइटिस पर कंट्रोल कर पाए हैं और इसके अलावा उन्होंने फोन का उपयोग कम से कम करने के लिए कहा है। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति को लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं कि विजन और एक्शन नहीं होगा तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। कैलाश सत्यार्थी का जीवन प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरक है, खासकर उन युवाओं के लिए जो किन्हीं कारणों से कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की उत्कृष्ट संस्थाओं और शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया और इसी अवसर पर अध्यक्ष शिप्रा सिंह की पुस्तक शिक्षा की भारतीय अवधारणा को सीएम योगी ने रिलीज किया। उधर गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आयोजित हुआ और इस समापन कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का बयान सामने आया है। प्रख्यात समाज सुधारक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि करुणा का भूमंडलीकरण करना समय की मांग है। उधर जौनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था। जौनपुर फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा था। आरोप है कि कोर्ट की प्रधान जज रीता कौशिक मामले में तानाशाही रवैया अपना रही थी, जिससे तंग आकर युवक ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले युवक ने 20 से ज्यादा पन्नों का सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किया। सुसाइड नोट में युवक ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और फैमिली कोर्ट की प्रधान जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको
ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाएं, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूं। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। उधर महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए योगी सरकार की खास प्रशिक्षित माउंटेड पुलिस मेले में तैनात रहेगी। आपको बता दें कि महाकुंभ में जल और थल दोनों स्थानों में उत्तर प्रदेश की प्रशिक्षित माउंटेड पुलिस करोड़ों श्रद्धालुओं की राह सुगम करने के लिए खास ट्रेंड है, और पुलिस के जवान जहां पैदल नहीं पहुंच पाएंगे वहां माउंटेड पुलिस जाकर श्रद्धालुओं की राह आसान करेगी। इसके लिए 130 घोड़े और 166 पुलिसकर्मी और स्टाफ तैनात किए गए हैं। इसमें भारतीय ब्रीड के घोड़ों के साथ में अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी महाकुंभ में हैं और भीड़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो घुड़सवार पुलिस जो है सुरक्षा में मौजूद रहेगी और घोड़ों को विशेष तरीके से ट्रेन किया गया, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सुबह और शाम गश्त रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पूरी तरीके से अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के भी घोड़े यहाँ दिखाई देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जो है क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, और इस बैठक में रूसी संघ के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भी हिस्सा लिया है। क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, और बता दें आपको कि इस बैठक में रूसी संघ के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने भी हिस्सा लिया है। Андрей Ремович Белоусов, министр обороны Российской Федерации, уважаемые делегаты
Для меня большой радость встретиться с вами в Москве сегодня. Ваше превосходительство, благодарю за теплый и радушный гостеприимство, который вы оказали мне и моей делегации. Я хотел бы выразить благодарность вам за замечательную подготовку к сегодняшней встрече. Вы отправили поздравления по случаю моего снова назначения в качестве должности министра обороны. Спасибо вам большое за это. Ваше превосходительство, это наша первая личная встреча. Мы стремимся совместно работать для того, чтобы консолидировать и углублять оборонные направления нашего особого привилегированного стратегического партнерства. उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निराकरण तत्परता और शीघ्रता से किया जाए। खबर मेरठ से है, जहां विश्व मानवाधिकार दिवस पर एडीजी जोन डीके ठाकुर ने इस अवसर पर जोनल कार्यालय मेरठ में समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवाधिकार का पालन करने की शपथ दिलाई। मेरठ कार्यालय में शपथ दिलाई गई। एडीजी जोन ने अधिकारियों को ये शपथ दिलाई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मेरठ कार्यालय में शपथ दिलाई गई। विश्व मानवाधिकार दिवस पर मनाते हुए शपथ दिलाई गई। एडीजी जोन ने अधिकारियों को शपथ दिलाई। उधर तीर्थ नगरी प्रयागराज को महाकुंभ 2025 के लिए संवारा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है, जो तकरीबन 55,000 वर्ग फुट में बनने वाली है। बताया जा रहा है कि इस रंगोली में 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क से किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने इस देश और समाज को संभाला है, अब इन्हें संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन बुजुर्गों के लिए जो एक उम्र के बाद असहाय सा हो जाता है, महंगी चिकित्सा स्वयं भी नहीं और परिवार के लोग भी पहल करने में असमर्थ से होते हैं, उन सब का ख्याल करते हुए 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उन सभी के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना को लागू किया है। और आज इस योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने योजना का लाभ लेकर के इस योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाया है। और गोरखपुर में भी आज इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। 8,300 से अधिक लोगों को
जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं, अब तक इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए सुविधा प्राप्त होगी। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें अपनी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा लें, हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी सराहना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और उन्हें परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टि से आज यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर
अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। जो अभी आप कुछ लोगों के मुंह से बात सुन रहे थे ना कि कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है, उपचार के लिए उनके पास कोई अन्य सुविधा नहीं, परिवार के लोगों की माली हालत वहां नहीं है, तो उन लोगों के उपचार के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई और उसके लिए भी वह आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ जाए, वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आ जाए, वह दीनदयाल योजना कैशलेस स्कीम के अंतर्गत आ जाए, और अगर इनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आया है तो उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराने में हम देर नहीं करते हैं और उन्हें इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए आज यहां पर ये योजना यहां पे गोरखपुर के लिए भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, वास्तव में एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें अब तक हम लोगों ने गोरखपुर के अंतर्गत अकेले यहां पर जो हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान भारत में 320 करोड़ रुपए केवल आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन लोगों ने उपचार कराया है उन लोगों को, उन हॉस्पिटल्स को सरकार ने उपलब्ध करवाया है और इसमें लगातार इस योजना से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पहले गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के कारण इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। आज गोरखपुर में एम्स है। पहले 2017 के पहले केवल गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी वह स्वयं बीमार था। देवरिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कुशीनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, महाराजगंज में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, सिद्धार्थनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, बस्ती में नहीं था, बलरामपुर में नहीं, गोंडा में नहीं, बहराइच में नहीं, कहीं भी किसी भी जनपद में कोई सुविधा नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वह गोरखपुर में एम्स की स्थापना का कार्य हो, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का कार्य हो, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं और उनमें सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो रही है। और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आईसीयू की सुविधा प्राप्त हो, डायलिसिस की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राप्त हो, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, वहां पर ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त हो, ब्लड कंपोनेंट यूनिट वहां पर लगे और उसके माध्यम से लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने जो प्रयास फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को